हेलो व्हाट्सअप गए तो कैसे हो आप लोग। और कल हमने पढ़ा था भूगोल के अंदर राजस्थान का सामान्य परिचय। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति के बारे में हम तीन चीजों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है ग्लोबीय स्थिति, दूसरा है एशिया के मानचित्र में निरपेक्ष स्थिति, और फिर है तीसरा भारत के मानचित्र में निरपेक्ष स्थिति। सबसे पहले ये देखो, जब हमारा ग्लोब होता है, जो ग्लोब के अंदर हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है, तो वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। ये हमारा जो ग्लोब है, इस ग्लोब में हमारे राजस्थान की स्थिति ये है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि किसी स्थान की ग्लोबी स्थिति उस स्थान के अक्षांश से व देशांतरी विस्तार को स्पष्ट करती है। कि किसी भी कोई भी स्थान होता है, उस स्थान की जो ग्लोबी स्थिति क्या होती है, उस स्थान के अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार को स्पष्ट करती है। कोई भी जैसे ये जगह है, तो इसका अक्षांशीय और देशांतरी जो विस्तार है वो यहाँ पे इसका स्पष्ट होता है। कि जैसे ग्लोब में स्थिति क्या है, तो उसका अक्षांश और देशांतर दोनों स्पष्ट होता है कि इसका अक्षांश क्या है, उसका देशांतर क्या है। और यहाँ पे हमारा सेकंड है कि जो हमारे एशिया के मानचित्र में निरपेक्ष स्थिति क्या है, ये है दक्षिण पश्चिमी दिशा। मतलब हमारा जो राजस्थान है वो एशिया के मानचित्र में कैसा दिखता है, वो दिखता है दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम दिशा में दिखता है। और भारत के मानचित्र में राजस्थान की निरपेक्ष स्थिति क्या है, भारत के राजस्थान जो भारत के मानचित्र में हमारा राजस्थान कहाँ दिखता है, उत्तर पश्चिमी दिखता है। तो इस तरह से दिखता है। जो ये है, ये नॉर्थ है, ये हमारा राजस्थान है। तो ये है कुछ दक्षिणी, जो जैसे ये भारत है, इस भारत के अंदर ये जो राजस्थान है वो इधर दिखता है, ठीक है। ये जो एशिया है, अपना पूरा एशिया का जो मानचित्र है, एशिया के मानचित्र में जो हमारा भारत यहाँ पे दिखता है। और भारत के अंदर जो राजस्थान है वो इस साइड है, मतलब ये है दक्षिण में है, दक्षिण पश्चिमी दिशा में हमारा राजस्थान है। तो इस तरह से हमारा जो स्थिति हो गई एशिया के अंदर, वो दक्षिण पश्चिमी दिशा हो गई है। भारत में किसी स्थान की निरपेक्ष स्थिति कैसे ज्ञात की जाती है, कहाँ से ज्ञात की जाती है, नागपुर महाराष्ट्र से ज्ञात की जाती है। जो हमारे भारत की जो निरपेक्ष स्थिति है वो कहाँ से ज्ञात की जाती है, नागपुर या महाराष्ट्र से जानी जाती है। और ये है हमारा राजस्थान का जो मैप, और इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो कोणा गांव यहाँ पे है, यहाँ से बताता हूँ। पहले तो यहाँ से देखो कि लंबाई कितनी है यहाँ की। राजस्थान की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई है 869 किलोमीटर। देखो, यहाँ पे एक चीज है कि ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी है 784 किलोमीटर। और जो ये वाली दूरी है, ये दूरी है 850 किलोमीटर। और यहाँ पे जो इस दिशा में जो लास्ट वाला जो गांव है वो सिलाना है, सिलाना गांव, जिसे हम सिलावट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो दक्षिण में जो दिशा है, दक्षिण में कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे बोरकुंड गांव है। बोरकुंड जो कुशलगढ़ तहसील में है, और ये बांसवाड़ा में पड़ता है। और इसके बाद में आता है हमारा यहाँ ऊपर ही ऊपर उत्तर में जो है कोणा गांव है। कोणा गांव जो श्री गंगानगर में है। और इसके बाद में आता है हमारा लास्ट में है ये कटरा गांव। जो कटरा गांव है वो जैसलमेर में है, ठीक है। सम तहसील की जैसलमेर में है, और ये कटरा गांव है। और इसके बाद में आता है कुछ अच्छी चीजें कि राजस्थान की जो लंबाई व चौड़ाई में अंतर क्या क्या है। देखो, 43 किलोमीटर चौड़ाई है, मतलब इसकी जो राजस्थान की जो लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है वो कितना है, 43 किलोमीटर है। 43 किलोमीटर कौन क्या है, 43 किलोमीटर जिसकी चौड़ाई ज्यादा है, मतलब इसकी 43 किलोमीटर ज्यादा है। मतलब राजस्थान की जो लंबाई है, लंबाई व चौड़ाई में चौड़ाई ज्यादा है, तो चौड़ाई कितनी ज्यादा है, 43 किलोमीटर है। और इसी राजस्थान का आकार पतंगाकार माना जाता है। और राजस्थान के इस आकार को पतंगाकार बताने वाला जो विद्वान है, प्रोफेसर T.H. हैंडले है। और जयपुर रियासत के चिकित्सक अधिकारी थे उस टाइम पे। प्रोफेसर जो T.H. हैंडले जो है, वो जयपुर रियासत के चिकित्सा अधिकारी थे। और जो राजस्थान के दो विकर्णों की लंबाई में अंतर कितना है, दो विकर्ण का विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण यहाँ देखो, ये जो विकर्ण, ये है रे विकर्ण ना, दो विकर्णों की जो लंबाई में कितना अंतर है, वो अंतर है यहाँ पे 66 किलोमीटर। और यहाँ पे इसलिए राजस्थान का अंत आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान माना जाता है। और अब आता है हमारा वेगनर के सिद्धांत के आधार पर राजस्थान का जो आकार है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान माना जाता है। और यहाँ पर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार में आपको बता दूं, ये वाला है।
शायद दिख रहा होगा आपको, पूरा तो नहीं दिख रहा बट इतना मैं बता देता हूँ, जूम आउट करके दिखाता हूँ अभी। हाँ, ये देखो कि ये जो है ना यहाँ पे ये वाली जो रेखा है, ये वाली कौन सी रेखा है, जो हमारे 23 डिग्री 3 मिनट जो है, ये वाला डिग्री है, ये वाली रेखा है, एक रेखा हमारे 30 डिग्री 12 मिनट वाली, ये कोणा गांव में यहाँ पे है, ये टच कर रही है यहाँ पे, ठीक है। और हमारा राजस्थान की स्थिति ये है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो ऊपर वाला ना, इससे ऊपर वाला ये है उत्तरी अक्षांश है, और इसके नीचे वाला क्या है, ये दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि जो राजस्थान जो है हमारा उत्तरी अक्षांश के अंदर अंदर आता है, उत्तरी अक्षांश रूप में आता है। और राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है ऐसे, ठीक है। और राजस्थान जो है 23 डिग्री 3 मिनट से, क्या 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, ये वाला ना 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है, ठीक है। और राजस्थान का जो कुल अक्षांशीय विस्तार जो है कितना है, 60 डिग्री 9 मिनट है। कुल अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट कैसे है, कैसे आप गनो गिने हुए 9 से ऐसे 31 29 28 इस तरह से हो जाएंगे, कुल कुल कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री 9 मिनट, लगभग 9 मिनट हो जाते, मतलब लगभग 7 मिनट हो जाता है। और राजस्थान की गुजरने वाले पूर्ण अक्षांश जो है 7 है, 7 कौन कौन से, 23 डिग्री से 24 से मतलब ये 24 माने जाते हैं, 24 मान सकते हो उसे, तो 24 से 30 मान सकते हो, वही उत्तरी अक्षांश है। और राजस्थान को जो मध्य अक्षांश जो है वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। मध्य में कौन सा, ये जो मध्य में इधर, ये जो बीच की जो अक्षांश में जो आएगी, बीच में जो रेखा, वो कौन सी रेखा आएगी, वो कौन सा अक्षांश आएगा, वो आएगा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश आएगा। और राजस्थान से गुजरने वाला जो महत्वपूर्ण अक्षांश जो है वो है 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो कर्क रेखा यहाँ से गुजरेगी वो है कौन सा है, कर्क रेखा जो उत्तरी अक्षांश की ओर होती है। ये इसमें आप समझ ही हो गए। और ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है जो मैं भी बता रहा हूँ कि राजस्थान पूर्णतः उत्तरी अक्षांशों में स्थित है, वो मैंने बता दिया। और राजस्थान का उत्तरी अक्षांश विस्तार दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर बढ़ता है, ये भी मैंने बता दिया। और राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। और राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट लगभग 60 डिग्री है। और राजस्थान से गुजरने वाले पूर्णतः अक्षांश जो है वो 7 है, जैसे 24 से 30 तक आप गिन सकते हो। और इसके बाद में आता है कि राजस्थान का मध्य अक्षांश जो है वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और राजस्थान में गुजरने वाला जो महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है, कर्क रेखा जो हमारी है 23 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। राजस्थान में कर्क रेखा की स्थिति, ये एक वो है टॉपिक से समझ सकते हो, हेडिंग है। कर्क रेखा जो है राजस्थान के दक्षिणी भाग से 2 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 2 जिले हैं, एक तो डूंगरपुर है और एक बांसवाड़ा है। नीचे नीचे जो है जो हमारा कर्क रेखा है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा की से होकर गुजरती है। तो डूंगरपुर है केवल दक्षिणी सीमा को छूते हुए चीखली गांव तक, ठीक है। और बांसवाड़ा में कहाँ जाती है, कुशलगढ़ तहसील के मध्य से होकर जाती है। और यहाँ पे है कि राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो है पूरे 26 किलोमीटर, केवल 26 किलोमीटर कर्क रेखा की जो लंबाई। और यहाँ पे राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई मैंने बता दी है 26 किलोमीटर। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही नदी। और ये नोट ये लिख लो कि राजस्थान में जो माही के अलावा कर्क रेखा को काटने वाली अन्य नदी है ये अनास नदी है। लेकिन ये जो अनास नदी जो 2 बार नहीं काटती है, ये केवल 1 बार काटती है कर्क रेखा को। और जो कर्क रेखा से सर्वाधिक निकट स्थित जो जिला मुख्यालय है वो बांसवाड़ा है। और कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी स्थित जो जिला मुख्यालय वह हुआ है गंगानगर। और राजस्थान की ताप कटिबंधीय स्थिति में बता दूं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोणीय झुकाव के साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसके कारण कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य ही पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत गिरती है। नहीं समझे, जब पृथ्वी कौन से कितने झुकाव पर सूर्य की चक्कर लगाती है, 23.5 डिग्री का झुकाव लेकर ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जिसके कारण क्या होता है कि जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य ही पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो जैसे स्टेडी रहती है तो कहाँ कहाँ पे सीधी पड़ेगी,
रेखा यहाँ पे पड़ेगी, कर्क रेखा पे पड़ेगी और मकर रेखा पर, दोनों पर सीधी पड़ेगी। ठीक है, सूर्य की किरणें। और यहाँ पे है कि पृथ्वी पर सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा पर पड़ती है, बीच में पड़ती है। जो ऐसे पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी के जो बीच में है वो वहाँ पे भूमध्य रेखा होती है। वो भूमध्य रेखा का नाम इसलिए रखा गया है, ठीक है, वो बीच में है और वहीं पे सबसे ज्यादा जो है वो सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है। और कर्क या मकर रेखा से ध्रुव की ओर चलने पर आकांक्षीय ध्रुव दूरी जो है बढ़ने के साथ साथ सूर्य की किरणों का तिरछापन भी बढ़ेगा। यदि मान लो सूरज यहाँ पे है तो, और यहाँ पे रेखा है, तो यहाँ से जैसे सूरज इसके लंबवत कर रही है, तो जैसे जैसे इसे सूर्य ऐसे दूर जाएगा तो उसके लिए मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे समझ सकते हो, ऐसे ये रेखा है तो इसके ऊपर तो सीधी कर रही है, तो इसके ऊपर सीधी कर रही है तो इसके लिए क्या होगा, ये तिरछी हो गई, धीरे धीरे तिरछीपन हो जाएगा इसमें ना। और अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? तो आंसर आएगा हमारा ध्रुवों पर। ध्रुवों पर ही पृथ्वी की जो पृथ्वी पर सूर्य की जो सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? ध्रुवों पर ही पड़ती है। और वर्ष भर में पृथ्वी पर सूर्य की 4 प्रमुख लंबवत स्थिति होती है। एक पड़ती है 21 जून को, जो 23.5 डिग्री एन पे है, जिसे कर्क रेखा बोलते हैं। और एक पड़ती है 21 मार्च में पड़ती है, एक है 23 सितंबर पे पड़ती है, भूमध्य रेखा पर भी पड़ती है। और इसके बाद में है हमारा 22 दिसंबर को पड़ती है, 22 दिसंबर मकर रेखा पर भी पड़ती है ये। मतलब लंबवत तो ये जो सूर्य है एकदम सीधा इसके ऊपर आता है, 21 जून पर भी सीधा ऊपर आ जाता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर पर भी भूमध्य रेखा पर जैसे होता है, मतलब इन पे भी तिरछा पे भी लंबवत ऐसा सूर्य एकदम ऊपर आ जाता है। और उसके बाद में है 22 दिसंबर पे आ जाता है। इससे समझ में होगा कि वर्ष भर में पृथ्वी पर जो सूर्य की 4 प्रमुख लंबवत स्थिति, मतलब सीधी तिरछी, मतलब सीधी किरणें पड़ती है उनके ऊपर, ये बता दिए 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की लंबवत स्थिति है, वो उसे क्या कहते हैं? विषुव। क्या कहते हैं? विषुव। विषुव ये आप नहीं समझे हुए। यहाँ पे विषु, यहाँ पे जो नाम है ये ऐसे लिखा हुआ है, विषु, यादा हुआ है, ठीक है, ये है विषु। ये मैंने थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। और विषुव की जो स्थिति वह है, स्थिति में दिन रात बराबर होती है। विषुव की जो स्थिति है उसमें क्या होता है कि दिन और रात बराबर होते हैं। और विषुव की स्थिति वर्ष में 2 बार बनती है। कहाँ कब बनती है? एक तो 21 मार्च को बनती है और एक 23 सितंबर को बनती है। और 21 मार्च को क्या होता है? वसंत विषुव कहते हैं। और 23 सितंबर को शरद विषुव कहते हैं। और कर्क या मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत स्थिति को संक्रांति या अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रांति या अयनांत। कर्क या मकर रेखा, देखो, कर्क या मकर रेखा पर यदि सूर्य की लंबवत स्थिति को क्या कहते हैं? संक्रांति या अयनांत। और संक्रांति की स्थिति में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। एक चीज मैं बता दूं, दिन कभी मतलब बड़ा नहीं होता, मतलब ये ऐसा दिन बड़ा होता है, ठीक है, ऐसा मैं थोड़ा सा चुकल गया हूँ अभी। हाँ, और यहाँ पे भी दिखाता हूँ। संक्रांति की स्थिति वर्ष में 2 बार बनती है। कब कब बनती है? एक तो 21 जून को बनती है और एक है 22 दिसंबर को बनती है। 21 जून को कर्क संक्रांति कहते हैं, उत्तरी अयनांत कहते हैं उस टाइम पे। कर्क संक्रांति को क्या बोलते हैं? उत्तरी अयनांत होती है मतलब। और 22 दिसंबर को मकर संक्रांति कहते हैं उस टाइम को, जो दक्षिण अयनांत में होती है। और ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा आज का जो पार्ट है सेकंड, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय।